जरा कल्पना करें, मतलब एक दिन अचानक किसी को पता चले कि उसके माता पिता की जो 20 साल पुरानी शादी है वो असल में कभी वजूद में थी ही नहीं। ओह, मतलब कानून की भाषा में वो पूरी तरह से एक जीरो है, एक वॉइड है ना? हाँ बिल्कुल। और सोचिए, ऐसी स्थिति में सिर्फ वो परिवार बिखरने का ड्रामा नहीं होता, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। सही बात है, क्योंकि अगर शादी ही नहीं हुई तो उस रिश्ते से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी पहचान क्या है? मतलब क्या वे कानूनी तौर पर अवैध या इलेजिटिमेट हो जाते हैं? एग्जैक्टली। और इतिहास देखें तो सदियों तक जो हमारे पारंपरिक कानून थे, उन्होंने ऐसे बच्चों से उनका सम्मान, उनका हक, यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति सब कुछ छीन लिया। जो कि बहुत अनफेयर है। मतलब माता पिता ने गलती की और उसकी इतनी खौफनाक सजा उस बच्चे को मिल रही है जिसका खुद का कोई दोष ही नहीं था। वही तो। लेकिन थैंकफुली आज स्थिति बदल चुकी है। तो आज के इस डीप डाइव में हम यही देखेंगे कि कैसे नोशनल पार्टीशन यानी काल्पनिक बंटवारे के एक लीगल मैजिक ट्रिक ने हजारों मासूम बच्चों को बचा लिया। हाँ, आज का हमारा फोकस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए बच्चों की लेजिटिमेसी और उनका लीगल स्टेटस। बिल्कुल। और आज की हमारी ये चर्चा, मतलब जो हमारे सोर्सेज हैं, वो मुख्य रूप से हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2023 का जो लैंडमार्क रेवंत सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, उस पर आधारित है। राइट। तो हमारा मिशन आज एकदम साफ है, इस पूरी लीगल मशीनरी को खोलकर देखना, ये समझना कि कानून कैसे इन निर्दोष बच्चों के सिर पर एक मजबूत कानूनी छत बनाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि आखिर कौन सी शादी कानून की नज़र में शून्य या अमान्य होती है और क्यों होती है? क्योंकि बच्चों के अधिकारों तक पहुंचने से पहले हमें इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट या HMA 1955 का जो सेक्शन 5 है ना, हाँ, वो जो शादी की शर्तें तय करता है। बिल्कुल, वो एक लीगल और वैलिड शादी की कुछ बहुत ही सख्त शर्तें बताता है। जैसे मानसिक संतुलन का सही होना, ताकि इंसान समझ बूझकर अपनी वैलिड कंसेंट दे सके। राइट, मतलब शादी की सही उम्र भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो दो सबसे बड़े और क्रिटिकल नियम हैं वो है मोनोगमी यानी एक वक्त पे एक ही शादी, और दूसरा प्रोहिबिटेड या सपिंडा रिश्ते का न होना। सपिंडा मतलब वही ना जो खून के करीबी रिश्ते होते हैं, जैसे माँ की तरफ से 3 पीढ़ियां और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां। एग्जैक्टली। अब अगर कोई नियमों को तोड़ता है ना, तो कानून उस शादी को दो अलग अलग कैटेगरी में डाल देता है। पहला वॉइड मैरिज और दूसरा वॉइडेबल मैरिज। अच्छा, तो पहले सेक्शन 11 की बात करते हैं, यानी वॉइड मैरिज। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी या पति के जीवित होते हुए दूसरी शादी कर लेता है। हाँ, जिसे बिगैमी कहते हैं, या फिर जैसा आपने कहा, कोई सपिंडा रिश्ते में शादी कर लेता है। तो ऐसी शादी कानून की नजरों में वॉइड एब इनिशियो होती है, मतलब शुरू से ही शून्य। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब ऐसा क्यों? असल में कानून की जो मशीनरी है ना, उसमें एक समय में एक ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेस या जगह होती है ना? सही पॉइंट है। अगर पहले से एक वैलिड शादी मौजूद है तो वो लीगल स्लॉट ऑलरेडी फुल है। दूसरी शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकता। हाँ, वो फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मतलब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ऐसी शादी को खत्म करने के लिए आपको कोर्ट जाकर तलाक लेने की भी जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई, जो कभी वजूद में आई ही नहीं, उसे आप मारेंगे कैसे? मतलब तलाक कैसे देंगे? बिल्कुल। लेकिन इसके एकदम उलट है सेक्शन 12 यानी वॉइडेबल मैरिज। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड होता है तब तक जब तक कोई एक पक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इसे रद्द ना करवाए। अच्छा, तो इसके कारण क्या होते हैं? मतलब वॉइड से अलग कैसे है ये? इसके कारण थोड़े अलग होते हैं। जैसे
इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता, जिसके कारण शादी का कंज्यूमेशन ना हो पाए, या फिर धोखाधड़ी से या जोर जबरदस्ती से ली गई सहमति। ओ, समझ गया। या फिर शादी के वक्त पत्नी का किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट होना, वो भी इसी में आता है ना? हाँ बिल्कुल। अगर इनमें से कोई भी बात साबित हो जाती है तो कोर्ट एक डिक्री ऑफ नलिटी पास करके इस शादी को रद्द कर सकता है। लेकिन जब तक वो कोर्ट का हथौड़ा नहीं चलता, तब तक वो शादी पूरी तरह से वैलिड है? एग्जैक्टली। अब इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को देखकर ना एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पैदा होता है। कौन सा सवाल? जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके पर रखी गई हो और वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाए, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के जो बाई प्रोडक्ट है यानी बच्चे, क्या उन्हें भी अमान्य और इलिजिटिमेट माना जाना चाहिए? मतलब पुराने जमाने में तो इसका जवाब था हाँ, दुर्भाग्य से पारंपरिक व्यवस्थाओं में ना अवैध शादियों से पैदा हुए बच्चों को समाज के एकदम निचले पायदान पर धकेल दिया जाता था। बिल्कुल, मतलब उन्हें सामाजिक समारोहों से बाहर रखा जाता था, पैतृक संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था, और वो इलिजिटिमेट होने का जो भयानक कलंक है वो जीवन भर उनके माथे पर चिपका रहता था। सोचिए, माता पिता ने नियम तोड़ा, लेकिन उसकी पूरी कीमत कौन चुका रहा है? वो बच्चा, जिसने दुनिया में आने का फैसला खुद किया ही नहीं था। बहुत ट्रेजिक है ये। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है आधुनिक कानून की एक बहुत ही शानदार हथियार की। HMA 1955 का सेक्शन 16। जी, विशेष रूप से जो 1976 में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके बाद इस सेक्शन ने कानून की दुनिया में एक लीगल फिक्शन यानी लीगल फिक्शन क्रिएट किया। अच्छा, हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये लीगल फिक्शन क्या बला है? हाँ, मतलब ये कानून का एक ऐसा तरीका है जहां वो एक ऐसी चीज को सच मान लेता है जो शायद तकनीकी रूप से सच ना हो, लेकिन न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसे सच मानना बहुत जरूरी है। ओह, समझी। तो सेक्शन 16 ने साफ कर दिया कि शादी चाहे सेक्शन 11 के तहत वॉइड हो, हाँ, या सेक्शन 12 के तहत वॉइडेबल होकर कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई हो, उस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे कानून की नजर में 100% लेजिटिमेट यानी वैध माने जाएंगे। वाओ। बिल्कुल, मतलब कानून ने यहाँ एक बहुत बड़ी और साफ लकीर खींच दी। शादी की वैधता अलग चीज है और बच्चे की वैधता अलग चीज है। आप दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है, और इस क्रांतिकारी सोच को ना 1996 के पर्यांग कंडियाल बनाम के देवी केस में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। ओ हाँ, पर्यांग कंडियाल VS के देवी। कोर्ट ने इसमें क्या कहा था? कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इस 1976 के संशोधन का असल मकसद कोई महज तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है। मतलब निर्दोष बच्चों को इलेजिटिमेट कहलाने के उस सामाजिक कलंक से बचाना। एग्जैक्टली। और पता है, ये सिर्फ एक एक्ट का हिस्सा नहीं है, ये फैसला सीधे तौर पर भारत के संविधान से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? ये आर्टिकल 39F को मजबूत करता है, जो बच्चों के स्वस्थ विकास और उनके सम्मान की बात करता है। आखिर कोई भी बच्चा अगर हीन भावना के साथ बड़ा होगा तो वो एक स्वस्थ नागरिक कैसे बनेगा? बहुत सही बात है। तो कागजों पे तो ये बात बहुत खूबसूरत लगती है, बच्चे लेजिटिमेट हो गए, उन्हें कलंक से आज़ादी मिल गई। लेकिन हाँ, एक लेकिन है यहाँ। क्या सब कुछ इतना सीधा और आसान है? एग्जैक्टली। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब बात आती है संपत्ति की, प्रॉपर्टी की। क्योंकि भावनाएं एक तरफ और पैसा एक तरफ। बिल्कुल यार, बच्चा लेजिटिमेट तो है, लेकिन क्या उसे एक सामान्य शादी से पैदा हुए बच्चे की तरह पूरी खानदानी और पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? और यहीं से ये पूरी कहानी एक कानूनी थ्रिलर में बदल जाती है। सच में। तो इस दिक्कत की जो जड़ है ना, वो है सेक्शन 16(3). ये क्लॉज क्या कहता है? ये क्लॉज कहता है कि ऐसे लेजिटिमेट बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की संपत्ति, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स, में ही अधिकार मिलेगा, किसी अन्य रिश्तेदार की संपत्ति में नहीं। अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट या HSA 1956 के सेक्शन 6 में झांकना होगा। ओह, जो मिताक्षरा स्कूल और जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करता है? हाँ, और सबसे जरूरी चीज कोपार्सनरी की। कोपार्सनरी, ये हिंदू कानून का वो पुराना सिस्टम है ना, जहां परिवार के सदस्यों को उनके जन्म के साथ ही पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है। एग्जैक्टली। और इस संपत्ति में किसी का हिस्सा फिक्स नहीं होता। मतलब
परिवार में कोई नया बच्चा पैदा हुआ तो सबका हिस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर किसी की मृत्यु हुई तो बाकी लोगों का हिस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसे शायद फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट कहते हैं। बिल्कुल सही। अब इन दोनों कानूनों के टकराव को हम एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। अच्छा, बताइए। पैतृक संपत्ति को आप एक बहुत बड़े एक्स्ट्रा लार्ज फैमिली पिज्जा के रूप में देखिए। ओके, पिज्जा मुझे पसंद है। हाँ, तो ये पिज्जा पूरे परिवार का है, दादा, चाचा, ताऊ सबके हिस्से का। राइट। अब सवाल ये है कि जो वॉइड शादी से पैदा हुआ बच्चा है, क्या वो सीधा उस डाइनिंग टेबल पर जाकर उस बड़े फैमिली पिज्जा में से अपने लिए एक स्लाइस खींच सकता है? सेक्शन 16(3) के हिसाब से तो इसका जवाब है नहीं। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि वो बच्चा जन्म से को-पार्टनर नहीं है, इसलिए वो सीधे उस बड़े पिज्जा पर दावा नहीं कर सकता। तो उसे क्या मिलेगा? उसे सिर्फ उसी पिज्जा स्लाइस में से हिस्सा मांगना होगा जो कटकर उसके पिता या माता की प्लेट में आ चुका है। हाँ, समझी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है फिर तो। हाँ, और यही कंफ्यूजन अदालतों में एक बड़ी बहस का कारण बन गया। मतलब? माता पिता की प्रॉपर्टी का असल मतलब क्या है? क्या पिता की प्रॉपर्टी में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो उसने खुद अपने पैसों से खरीदी हैं? जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ, या फिर पिता की प्रॉपर्टी में वो पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी शामिल है जो उसे उस बड़े फैमिली पिज्जा से मिलने वाला है। यही तो कोर इशू था। और सन 2000 के दशक की शुरुआत में जो अदालतों का नजरिया था ना, वो बहुत ही संकीर्ण था, थोड़ा डरा हुआ था। मतलब पुराने फैसलों में क्या कहा गया था? कोर्ट्स ने कहा कि सेक्शन 16(3) के तहत ऐसे बच्चों को पैतृक संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं? हाँ, उन्हें सिर्फ और सिर्फ माता पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति मिलेगी। लेकिन जजों का तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क था कि अगर इन बच्चों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे दिया गया तो जॉइंट फैमिली के जो बाकी सदस्य हैं, जैसे चाचा या ताऊ, उनके अधिकारों का हनन होगा। मतलब उनका सोचना था कि वे लोग एक अवैध शादी से आए बच्चे को अपनी खानदानी संपत्ति का हिस्सा क्यों दे? एग्जैक्टली। लेकिन यार, ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय था। बिल्कुल था। मतलब एक तरफ तो कानून कह रहा है कि बच्चा लेजिटिमेट है और दूसरी तरफ उसे पैतृक संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर रहा है। ये तो वही बात हुई कि किसी को आपने घर के अंदर तो बुला लिया लेकिन उसे कुर्सी पर बैठने का हक नहीं दिया। क्या बात है, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल। लेकिन फिर आता है साल 2011। रेवर सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन केस। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में इस पुराने और संकीर्ण नजरिए को एकदम सिरे से खारिज कर दिया। वाओ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह गलत है। जब कानून ने बच्चे को लेजिटिमेट का टैग दे ही दिया है तो फिर अधिकारों के मामले में ये सौतेला व्यवहार क्यों? सही बात है। उनका मानना था कि एक लेजिटिमेट बच्चा माता पिता की स्वअर्जित और पैतृक दोनों तरह की संपत्तियों का हकदार होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये विचार पुराने फैसले से सीधे सीधे टकरा रहा था, है ना? हाँ, और इसीलिए इस कानूनी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ एक बहुत ही लंबा इंतजार। 12 साल का इंतजार। आखिरकार 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस बहुचर्चित मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और इसी फैसले ने वो थ्योरी पेश की थी जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। एग्जैक्टली, एक ऐसी शानदार लीगल थ्योरी जिसने सबके अधिकारों को सुरक्षित कर दिया। नोशनल पार्टीशन, यानी काल्पनिक बंटवारा। बिल्कुल। अब ये काल्पनिक बंटवारा काम कैसे करता है? इसे कोई बोरिंग एग्जाम्पल से नहीं समझते। कोई असली कहानी है क्या आपके पास? हाँ, बिल्कुल है। मान लीजिए, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में एक बहुत बड़ा और मशहूर मिठाइयों का कारोबार है। ओके, स्वीट शॉप। हाँ, ये एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है जिसे 4 भाई मिलकर चलाते हैं। मतलब ये उनकी पैतृक संपत्ति है, वो बड़ा वाला फैमिली पिज्जा। राइट। अब इन 4 भाइयों में से एक का नाम है रमेश, रख लेते हैं। ठीक है, रमेश। अब किसी वजह से रमेश का निधन हो जाता है, लेकिन रमेश के पीछे ना उसकी एक बहुत जटिल पारिवारिक स्थिति है। वो कैसे? रमेश की एक पहली पत्नी है और उससे एक बच्चा है। ये पूरी तरह से वैलिड शादी है। ठीक है। लेकिन रमेश ने बिना तलाक दिए एक दूसरी शादी भी की थी, जो कानून की नजरों में पूरी तरह वॉइड है। ओके, बिगमी। हाँ, और उस वॉइड शादी से भी रमेश का एक बच्चा है, जो सेक्शन 16 के तहत अब लेजिटिमेट है। समझ गए।
तो अब रमेश की मृत्यु के बाद क्या होता है? अब वो वॉइड शादी वाला बच्चा आकर कहता है कि भाई मुझे इस पूरे मिठाई के कारोबार में मेरा हिस्सा चाहिए। तो बाकी के 3 भाई यानी रमेश के भाई भड़क गए होंगे। बिल्कुल भड़क गए। उनका कहना है कि रमेश ने गलत शादी की, तो हम अपने पैतृक कारोबार का हिस्सा इस बच्चे को क्यों दें। और यहीं पर 2023 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपनी जादुई छड़ी घुमाता है। एग्जैक्टली। और काल्पनिक बंटवारे का सिद्धांत लागू करता है। तो कोर्ट ने क्या कहा इस सिचुएशन में? कोर्ट कहता है कि रमेश की मौत से ठीक 1 सेकंड पहले कानून की नजरों में हम समय को रोक देंगे। ओह, टाइम फ्रीज। हाँ, हम ये मान लेंगे या कल्पना करेंगे कि मौत से ठीक पहले रमेश ने अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांग लिया और कारोबार का बंटवारा हो गया। तो क्योंकि 4 भाई थे, इसलिए इस काल्पनिक बंटवारे में रमेश को पूरे मिठाई के कारोबार का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा मिल गया। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। मतलब उस बड़े पिज्जा में से एक स्लाइस कटकर रमेश की प्लेट में आ गया। तो अब इस स्लाइस का क्या होगा? कोर्ट कहता है कि जैसे ही ये 1/4 हिस्सा रमेश के हाथ में आया ना, वो अब जॉइंट पैतृक संपत्ति नहीं रही। अच्छा, तो वो क्या बन गई? वो अब रमेश की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बन गई है। वाओ, मतलब अब उस वॉइड शादी से पैदा हुए बच्चे को बाकी तीनों चाचाओं के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। एकदम सही। वो सीधे उस जॉइंट प्रॉपर्टी पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन रमेश की प्लेट में जो 1/4 हिस्सा आया है वो अब रमेश की प्रॉपर्टी है। और सेक्शन 16(3) के तहत वो बच्चा इसका पूरा हकदार है। क्या बात है। तो अब इस 14th हिस्से का क्या होगा? अब इसे रमेश के कानूनी वारिसों यानी जो क्लास 1 एज हैं उनके बीच बांटा जाएगा। मतलब रमेश की पहली वैलिड पत्नी, उस वैलिड शादी से पैदा हुआ बच्चा और वो वॉइड शादी से पैदा हुआ लेजिटिमेट बच्चा। एग्जैक्टली। रमेश का वो 1/4 हिस्सा इन तीनों के बीच बराबर बराबर यानी 1/3, 1/3, 1/3 बांट दिया जाएगा। यार, मतलब जरा सोचिए कि ये फैसला कितनी बड़ी मास्टर क्लास है ना? हाँ, इसने कितनी खूबसूरती से इस पूरी जटिल समस्या को सुलझा दिया। बिल्कुल। मतलब इसने एक तरफ तो रमेश के बाकी तीनों भाइयों की पैतृक संपत्ति और उनकी जो को पार्सनरी है उसको पूरी तरह सुरक्षित रखा। हाँ, बाहर का कोई व्यक्ति सीधे उनके अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ कोर्ट ने उस मासूम बच्चे को भी उसके पिता के पैतृक हिस्से से महरूम नहीं होने दिया। उसे वो हक दिला दिया जो पारंपरिक कानून उससे छीन लेना चाहते थे। बहुत ही ब्रिलियंट। तो आज की इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के धागों को पिरोकर एक बहुत ही संतुलित और मानवीय कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। सच में, शादी भले ही वॉइड हो, बच्चा लेजिटिमेट है, उसे पिता की संपत्ति में, जिसमें पैतृक संपत्ति का पिता का हिस्सा भी शामिल है, अधिकार मिलता है। हाँ, उसे सीधे जन्म से कोपार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन इस काल्पनिक बंटवारे के जरिए उसे अपना न्याय मिल जाता है। और ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना, वो कैसे सब्सटेंटिव जस्टिस यानी वास्तविक न्याय की ओर कदम बढ़ा रही है। बिल्कुल। कानून पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के बोझ से आजाद हो रहा है। क्योंकि लॉजिक बहुत सीधा है। इंसान को सिर्फ उसी चीज की सजा मिलनी चाहिए जिस पर उसका नियंत्रण हो। सही बात है। कोई बच्चा किस घर में पैदा होगा, किन परिस्थितियों में पैदा होगा, उसके माता पिता की शादी की कानूनी हैसियत क्या है, इन सब पर उस बच्चे का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए उसे अवैध कहकर उसके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना सिर्फ गैरकानूनी नहीं है, बल्कि अमानवीय भी है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी और प्रोवोकेटिव बात है जो मुझे लगता है हमारे दिमाग में गूंजनी चाहिए। वो क्या? देखो, कानून ने तो अपना काम कर दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कागजों पर, जजमेंट की किताबों में इन बच्चों को लेजिटिमेट घोषित कर दिया है। बिल्कुल। काल्पनिक बंटवारे ने पैतृक संपत्ति का वो ताला भी खोल दिया है जो सदियों से बंद था। बैंक अकाउंट्स बन जाएंगे, जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाएगी। लेकिन क्या समाज की अदालत ने भी अपना फैसला सुना दिया है? यही सवाल है। क्या हमारा समाज, हमारी जॉइंट फैमिलीज, हमारे रिश्तेदार इन बच्चों को पारिवारिक समारोहों, शादियों और पूजा पाठ में सचमुच वही सम्मान और बराबरी का दर्जा देते हैं जो एक वैलिड शादी से पैदा हुए बच्चे को मिलता है? कड़वा सच तो यही है कि क्या पीठ पीछे आज भी ताने नहीं मारे जाते? एग्जैक्टली। क्या कोर्ट रूम की 4 दीवारी से बाहर जो असल जिंदगी के जटिल रिश्ते हैं, उनमें ये कानूनी समानता एक सामाजिक हकीकत बन पाई है? मुझे लगता है अदालतें जायदाद का बंटवारा तो कर सकती हैं, लेकिन दिलों का बंटवारा और समाज का नजरिया बदलने का काम किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने।
कागज पर मिली इस वैधता को समाज की स्वीकार्यता में बदलने में शायद अभी भी कई पीढ़ियों का वक्त लगेगा। हाँ, कानूनी आजादी मिल चुकी है, लेकिन सामाजिक आजादी की लड़ाई अभी बाकी है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल और इस अधूरे सफर के एहसास के साथ आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। आगे और सीखते रहें, स्थापित नियमों पर सवाल उठाते रहें और ज्ञान की इन गहराइयों में गोते लगाते रहें।